Hello and welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative currently with me. 3 सेगमेंट्स होते हैं एज यू नो. पहला सेगमेंट कोड सेगमेंट है जो कि आपको एसए एथिक्स के लिए प्रिपेयर करता है. सेकंड सेगमेंट इज़ द डायमेंशन फैक्ट्री जो आपको मेंस में मल्टीपल डायमेंशंस या किस तरह से टॉपर्स की कॉपीज से आंसर्स हमें लिखना चाहिए ये हम सीखते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ करंट अफेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में. मैं उसी को कवर करता हूँ, एनालाइज करता हूँ एंड बेस्ट पॉसिबल वे में उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इसके साथ साथ हम PYQs भी कवर करते हैं एंड डेली जो MCQs प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड कराया जाता है आपको जो हमारे PDFs हैं. सो आज का जो है सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये कहूँगा कि इफ़ पॉसिबल आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो उन लोगों के साथ कि जिनको नहीं पता है. मतलब हमारे इस इनिशिएटिव को धीरे धीरे एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अगर अच्छा कंटेंट है तो हर एक के पास जाना चाहिए. मतलब मैक्सिमम लोगों के पास इसे पहुंचाना चाहिए आप लोगों को. तो मैं यही आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है हमारा. हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वाले जो PDF है, ये PDF आपको मिल जाएगा अंडरस्टैंड UPSC के वेबसाइट पे या हमारे अंडरस्टैंड UPSC के ऐप पर. ठीक है, अगर आप इस PDF पे पहुंच गए हो तो इस आइकन पे आपको टैप करना है. आप डायरेक्टली ऐसे ग्रुप में पहुंचोगे 2026 वाला ग्रुप जिसमें आप जो डेली ब्रेनस्टॉर्म करते हो या आंसर लिखते हो जो हम यहाँ करवाते हैं प्रैक्टिस आपसे, वो आप 7 to 9 PM के बीच में वहाँ पे अपलोड कर सकते हो उस ग्रुप पे. एंड उस ग्रुप पे ऑलमोस्ट 14,000 बच्चे हैं. एंड अगर आप जाके देखोगे उस ग्रुप पे, देखोगे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हर मीडियम के बच्चे अपने कॉपीज पोस्ट कर रहे हैं. एंड मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस नोट के थ्रू उनको रिव्यू कर दूँ. ठीक है, डेली. सो एक तरीका है उस ग्रुप पे पहुंचने का, इस आइकन पे टैप करने पे जो आइकन है डेली करंट अफेयर्स. सेकंड तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक शेयर किया गया ना, उस पर टैप करोगे तो डायरेक्ट उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप पहुंच जाओगे. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिया. अब हम आते हैं कोड सेक्शन पे जो कि मैंने कल ही दिया था. ओके, और ये 2025 एसए का PYQ है. ओके, सो द थिंग इज क्वेश्चन मतलब कोट ये था, द ईयर्स टीच मच विच डेज नेवर नो. सिंपल है, या ईयर्स और डेज, लॉन्ग जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसको कंपेयर किया गया है डेज से, मतलब कम समय, मतलब शॉर्ट टर्म से. तो हमें लंबा टर्म जो है, लंबा जो एक्सपीरियंस है, बहुत इसके इंटरप्रिटेशन होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी अच्छे से उसको देखेंगे. बट अगेन पहले मैं इसका एसेंस बता देता हूँ कि सम लेसन्स इन लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड विथ पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, एक्सपीरियंस या मैच्योरिटी आने के बाद रिवील ट्रूथ्स दैट शॉर्ट टर्म मोमेंट्स कैन नॉट. ओके, सो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स में ईयर्स पहला हो गया, सेकेंड टीच हो गया. ठीक है, थर्ड हो गया हमारा डेज, एंड द फोर्थ वन इज नेवर नो. मतलब डेज नेवर नो को कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, बट अगेन कंपैरिजन था तो मैंने इसको सेपरेट रखा. ठीक है, सो ईयर्स में हम क्या समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस हो सकता है जो हमें लंबे समय में मिलता है. सेकेंड इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ईयर्स को हम इससे जोड़ के देख सकते हैं, राइट. मैच्योरिटी से जोड़ के देख सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव टीच, मतलब हम कीवर्ड को ब्रेक कर रहे हैं, मल्टीपल जो है इसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है इस पूरे कोड को अगर देखें, सम अप करें या उसका एसेंस निकाले तो. ठीक है, टीच में रियलाइजेशन होगा, इनसाइट्स हो सकता है. ठीक है, विजडम हो सकता है. डेज में आप, यही शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म इवेंट्स, इमीडिएट एक्सपीरियंस जो आपको होता है किसी चीज़ को लेकर, डेली जो रूटीन आप फॉलो करते हो उससे भी आप जोड़ के देख सकते हो. देन वी हैव नेवर नो. अब नेवर नो, यू नो, कुछ सीक्रेट है, हिडन है. ठीक है, डू नॉट जो विजिबल नहीं है या अभी रिवील नहीं हुआ है. तो यही 4 कीवर्ड्स हैं जिसका मतलब मल्टीपल मीनिंग है. एंड बहुत सारे बच्चों ने इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और कमेंट सेक्शन में लिखा. आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होता है, जो आज भी मैं आपको कोड दूंगा.
उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों का मैंने पढ़ा, बट पुनीत जैन भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस कोट को समझा, एसेंस बताया जो प्रॉपर मैनर होता है। देन कोट के जो कीवर्ड्स हैं उनको सेपरेट करके उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बताए, एंड देन एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दिए। तो मुझे जो कुछ एग्जाम्पल्स याद आ रहा है इस कोट को लेकर, ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में पेरेंट्स हमें एडवाइस देते रहे ना कि डिसिप्लिन रहो, या स्कूल में हम सीखते रहे पेशेंस रखो या पैसे सेव करके रखो, तो तब हमें वो समझ नहीं आता था, हमें लगता था ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है ना। बट ओवर द टाइम जब आप बड़े हुए, लंबे समय के बाद मैच्योरिटी आई, एक्सपीरियंस हुआ, तो समझ आया इनकी इम्पोर्टेंस। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी इनिशियली जो है चीज़ें समझ सब कुछ अच्छा लगता है, राइट, बट ओवर द टाइम आपको रियलाइज़ होता है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ तो, कि अच्छा है बुरा है कोई पर्सन, उसको आप फ्रेंडशिप से भी कनेक्ट कर सकते हो, या यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू में मतलब कि ओवर द टाइम एक्सपीरियंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। तो मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए जो इस कोट के हिसाब से रेलिवेंट है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है। अब इसको हम हिस्ट्री के टर्म्स में भी कर सकते हैं, पॉलिटी के टर्म्स में भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया हो एंड आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आज का कोट जो है इसी तरीके से एसेंस बताना है। फर्स्ट थिंग मतलब मीनिंग क्या है इस कोट का। सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू टेल द इम्पॉर्टेंट की, पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके निकालना है, एंड देन उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, एंड देन रियल लाइफ एग्जांपल्स। और ये आपको कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में। जो हमारा ये अभी वीडियो देख रहे हो ना, पहले तो लाइक करोगे एंड देन कमेंट करोगे। और अभी मैं इस कमेंट सेक्शन में मल्टीपल क्वेश्चंस भी आगे पूछता जाऊंगा जब मैं लेक्चर लूँगा, एंड खास करके जब डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये आपका आज का कोट है, इसी पे आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आते हैं द डायमेंशन फैक्ट्री। महक जैन मैम की कॉपी हमने ली थी, उनका एक जो आंसर लिखा हुआ है उसी को लिया। एंड कल हमने इसके एक पार्ट को मतलब कि इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, देन क्या डिमांड है इस क्वेश्चन का ये डिस्कस किया था। और बच्चों को मैंने बोला था हमारे उस ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जिसके लिंक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको बोला था कि आप अपने जो भी आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, आपको जो भी क्रिएटिविटी दिखानी है, जो भी आपको समझ आ रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद कैसे एड्रेस करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, उन्होंने अपनी कॉपी सबमिट की, एंड आप लोग भी जाके देख सकते हो। और दूसरों की कॉपीज़ देख के ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सब सारे कॉपीज़ पढ़ लिए थे, बट रिव्यू मैं आज दूंगा उनको, क्योंकि इस क्वेश्चन को कलेक्टिवली देखना था। तो लेट अस स्टार्ट। तो थोड़ा बहुत रिकैप दे देता हूँ कि पॉवर्टी इज़ एज मच एज सोशल फेनोमेनन एज इट इज़ एन इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस। अब देखो सिंपल है, पॉवर्टी है, विमेन रिलेटेड इशूज़ डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग वीडियो देख लेना। 20th and 21st अगस्त, देन ग्लोबलाइजेशन 23rd and 25th अगस्त, एंड देन वी हैव दिस टॉपिक पॉवर्टी। और अभी मैं सोसाइटी कवर कर रहा हूँ। 20 and 21st अगस्त को मैंने शुभम कुमार सर की कॉपी ली थी, ठीक है, जिसमें विमेन रिलेटेड जो उन्होंने कैसे एड्रेस किया था। ग्लोबलाइजेशन में हमने आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मतलब एक टॉपर ही थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनकी कॉपी यूज़ की थी, उन्होंने कैसे लिखा था एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ओके, सो इट्स नॉट एन इशू। उनकी रैंक टॉप 5 में ही थी, मुझे इतना याद आ रहा है। देन वी हैव थर्ड जो आज का है वो महक जैन मैम, AIR 21, आप लोग जानते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का ये रिकैप देता हूँ कि पॉवर्टी जो है ना, एज जितना इकोनॉमिक है ना उतना सोशल फेनोमिनन भी है। मतलब कि पॉवर्टी को देखो तो 2 कंपोनेंट्स हैं मेजरली, इनकी वजह से जो है पॉवर्टी, खास करके इंडिया में अगर देखो तो, वैसे इंडिया यहाँ टर्म यूज़ नहीं हुआ है, बट हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि पॉवर्टी जो है इसको 2 सोशल फेनोमेनन है एंड देन इकोनॉमिक। पहले सब यही समझते हैं ना कि इकोनॉमिक ही होता है, मतलब पैसे नहीं है, इनकम नहीं है तो गरीब हो गए, लेकिन
ये ट्रेडिशनल तरीके से ऊपर उठना है, सोशल भी होता है, सोशल रीजन्स की वजह से पॉवर्टी होता है, यही हमें शो करना है, यही डिमांड है, एग्जैक्ट डिमांड यही है। तो मैंने सिंपली बताया था कि इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे सकते हो क्या होता है पॉवर्टी, ठीक है, एंड देन इंटरलिंक कर दो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि इसको सोशल फेनोमेनन और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इससे लिंक करना है, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ सोशल फेनोमेनन भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड एस्पेक्ट जो बच्चे मिस कर देते। कल वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया, डेटा से आप कर सकते हो सो, या कोट किसी भी बड़े स्कॉलर का उससे कर सकते हो, एंड देन इंटरलिंक करना ज़रूर। अगर बस डेटा से ही इंटरलिंक हो पा रहा है, डेफिनेशन से ही इंटरलिंक हो पा रहा है, या कोड से ही इंटरलिंक हो पा रहा है, मतलब सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन, तब कोई ज़रूरत नहीं है अलग से इंटरलिंक करने की, ठीक है। बट ये मिस कर देते हैं बच्चे, फ्लो नहीं बनता है, फिर कोहेरेंस नहीं होता है। सो दिस इज़ द इशू। नाउ कम टू द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी है। तो देखो, मल्टीपल वेज हैं इसको एड्रेस करने का, इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। मेन यहाँ पे ना स्ट्रक्चरिंग का है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये नहीं मल्टीपल डायमेंशंस में सोचने हैं, सिंपल 2 डायमेंशन दे दिया है, सोशल इकोनॉमिक। यहाँ पे आपके पास बहुत लेवरेज नहीं है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस में इस क्वेश्चन को, और करना भी नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे ये भी बोलते हैं कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ में ना मल्टीपल अप्रोच ही लगाए। अगर ज़रूरत नहीं है, डिमांड एड्रेस करना अगर हो रहा है, चाहे वो पेस्टल से ही हो रहा है, तो क्यों ना करें हम। इम्पॉर्टेंट है रेलिवेंस रहे, हम जो लिख रहे हैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आप 50 अप्रोच लगा लो, मैंने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मल्टीपल अप्रोचेस के थ्रू बताया है, ठीक है। बट इसमें यहाँ आपको लिमिट कर दिया है सोशल एंड इकोनॉमिक फेनोमेनन, तो आपको इसी पे जोर देना चाहिए। अगर ये पेस्टल के अंदर आता है तो क्या इशू है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस कि क्या क्या अप्रोचेज हो सकते हैं, मतलब कि जैसे मुझे लगता है पहले मैम से स्टार्ट करते हैं, तब हम अपना तरीका देखेंगे कि मैं क्या सोच रहा था, मैं कैसे एड्रेस कर सकता था। तो क्या मैं पहला अपना बता दूं? हाँ, इससे पहले अगर किसी ने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया ना, तो वो जाओ ब्रेनस्टॉर्म करो, एंड अपनी कॉपी आज 7 से 9 PM के बीच में आपको मैं अलाउ कर दूंगा, उस ग्रुप पे जाके अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, डजेंट मैटर, ठीक है। सो बॉडी में आप ये कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फर्स्ट इकोनॉमिक फेनोमेनन दिखाना, देन सोशल फेनोमेनन दिखाना, फिर छोटे स्पेस में इंटरलिंकेज, मतलब कि एक तो ट्रेडिशनली बस इकोनॉमिक समझा जाता है कि इकोनॉमिक जो रीज़न है पॉवर्टी का, सोशल नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोशल भी है, जितना इकोनॉमिक है उतना सोशल है, ठीक है। तो इन दोनों को दिखा दिया, एंड दिखाना है कि अगर एक एस्पेक्ट हमने टच कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान गरीब नहीं रहेगा, पॉवर्टी मतलब वो पुअर नहीं या पॉवर्टी वाला साइकिल में नहीं जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों चीज़ें फुलफिल होंगी, इस चाहे इकोनॉमिक हो सोशल, इन दोनों चीज़ों में अगर आप एम्पावर नहीं करोगे तब तक इंसान पॉवर्टी जो मतलब एस्टिमेशन है या पॉवर्टी साइकिल है उसमें वो जाने का उसका खतरा रहता है। मतलब दोनों फ्रंट पे आपको एड्रेस करना पड़ेगा जो इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इंटरलिंकेजेस में हम वो शो कर देंगे, एंड देन वे फॉरवर्ड जो कि इंटीग्रेटेड वे फॉरवर्ड होगा, मतलब कि सोशल इकोनॉमिक दोनों को साथ में लेकर सॉल्यूशंस बताएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल्दो ये 150 वर्ड्स क्वेश्चन है, अभी हम ना कंटेंट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पेस का नहीं है इशू, ठीक है, कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। एंड इंटीग्रेटेड वे फॉरवर्ड हम दे देंगे कि कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर स्पेस है तो कंक्लूजन एक डेड लाइन का हम दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी चलेगा। ये हमारा अप्रोच होगा और मैं इसमें करूँगा डिस्कस। बट हम मैम की कॉपी देख लेते हैं कैसे उन्होंने एड्रेस किया है। सो आप लोगों को कल ही दिखा दिया था कि इंट्रोडक्शन में अमर्त्य सेन डिफाइंस पॉवर्टी एज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंटाइटलमेंट टू द पुअर, ठीक है। पहले अमर्त्य सेन सर का जो डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, उसको मैम ने यूज़ किया, एंड देन इसको लिंक कर दिया विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सोशल एंड इकोनॉमिक फेनोमेनन है, ठीक है। अब मैम ने क्या किया, महक जैन मैम ने क्या किया, उन्होंने ना डायरेक्ट सोशल से ही स्टार्ट किया। मैंने क्या किया है या हम क्या सोच रहे हैं, पहले इकोनॉमिक जाएंगे। अब इकोनॉमिक में क्या क्या आएगा वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया है। तो इन्होंने सोशल वाला टच किया, हम नोटिस करेंगे कि मैम ने क्या क्या किया। तो मैम ने पहले इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, स्टेटस की वजह से जो नहीं मिलती है, पहला सोशल रीज़न है, ठीक है।
अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, जैसे जॉब है या बहुत सारी चीज़ें ना, हेल्थ, एजुकेशन, तो उसकी वजह से इंसान गरीब रहेगा। तो पहला इक्वल स्टेटस की बात की और इन्होंने एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर का लिया। देखो ध्यान से देखना क्या क्या किया है मैम ने, कैसे लिखा है आंसर को। एंड रिमेंबर मैम के पास लिमिटेड टाइम है, हमारी तरह नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेके ये आंसर लिख रहे हैं। बट अगेन हम अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्रक्चरिंग सीख रहे हैं, एक तरफ मल्टीपल डायमेंशंस बनाना सीख रहे हैं, प्लस कैसे टॉपर्स लिखते हैं ना उसको भी देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं अभी। सो इक्वल स्टेटस को उन्होंने लिया एंड ट्रांसजेंडर का एग्जाम्पल सब्सटेंशिएशन जो पॉइंट का किया ये किया, एंड देन एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बना दिया। सिंपल सा है, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायग्राम में नहीं है, बट है ये यूनिक बनाता है। सोशल एक्सक्लूजन, जैसे ट्रांसजेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जैसे जॉब नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि उसकी सोशल स्टेटस जो है ना मतलब मेल के पार में नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो। सो सोशल एक्सक्लूजन, लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, एंड देन वही पॉवर्टी ट्रैप जो है, एंड फिर रिवर्ट टू सोशली अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस जो वो मजबूर होकर कर रही हैं, उसी पे वापस उनको आना पड़ेगा। तो उनका अपलिफ्टमेंट हो नहीं पाया। तो पहला उन्होंने सोशल स्टेटस को यूज़ किया, जिसमें जेंडर का एग्जाम्पल यूज़ कर लिया, एंड देन एक सुंदर सा डायग्राम बनाया जो आप लोगों को भी सीखना चाहिए। सेकेंड है रेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वेमेन का या फीमेल का लिया है, तो हम ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, अब जैसे दलित से तो उनको रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं सोशली सॉरी, उनको रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं सोशली कि सर्टेन जॉब ही कर सकते हैं, मतलब कि डिफाइंड सर्टेन जॉब है सोशल, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या इशू है आपको पता है। तो रेस्ट्रिक्शंस सोशली लगे हुए हैं, इकोनॉमिकली मतलब कि सोशल स्टेटस, सोशल लेवल पे देखो तो, जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही कि वो अपने कंडीशन को बेटर कर पाए। मैम ने वेमेन का यूज़ किया एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल में वेमेन का यूज़ किया। हम यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोबिलिटी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, थर्ड वन इज स्टीरियोटाइपिंग, मैम ने यूज़ किया है। देखो टोटल 4 पॉइंट्स मैम ने जनरेट किया सोशल डायमेंशन में, एक सुंदर सा डायग्राम बना दिया। स्टीरियोटाइपिंग देखो ऑफ जॉब्स लीडिंग पिंक कॉलराइजेशन, क्या है मतलब कि सर्टेन जॉब्स ही विमेन कर सकती हैं, तो उनको स्टीरियोटाइप कर दिया। अब यहाँ पे हम स्मार्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फीमेल की जगह मैम भी अपनी जगह सही है, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो मुझे दिख रहा है कि हम यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते थे। ठीक है, सो अब पिंक कॉलराइजेशन है तो क्वालिटी जॉब्स उनको नहीं मिल रही है, वही लो पेड जॉब्स, वेटरेस, रिसेप्शनिस्ट, यही सब मिल रहा है। तो स्टीरियोटाइपिंग भी होता है सोशली। ठीक है, एंड देन द फोर्थ पॉइंट उन्होंने बनाया है कि पॉवर्टी लीड्स टू सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड लेबर एंड विशियस साइकिल, मतलब ब्रैकेट में। सो 4 पॉइंट्स उन्होंने बनाए, 3 सबसे अच्छे जो लगे मुझे वही है स्टेटस, सोशल स्टेटस, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉवर्टी उसकी वजह से जो प्रिवलेंट है या आगे अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली, एंड थर्ड वन इज स्टीरियोटाइपिंग। अब इसमें क्या हम कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सोशली अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने एक कास्ट सिस्टम वाला एग्जांपल यूज़ कर दिया सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड आर्ग्यूमेंट ने मैम ने जो दिया। और भी हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या ऐड कर सकता हूँ सोशली में, और हम अगर हमारे पास अच्छे पॉइंट्स अगर हम जनरेट कर पाएँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव जो हमारे मतलब कि इंडिया में अगर देखो सोसाइटल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सोशल कस्टम्स हम फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सोशल कस्टम्स की ही बात कर रहा हूँ, मैरिजेज़ हैं या फ्यूनरल्स सेरेमनीज़ होती हैं, तो वो कितना एक्सपेंसिव होता है, उसकी वजह से गरीबी, मतलब ये सोशल मतलब प्रैक्टिस है, उसकी वजह से गरीबी होती है और ज़्यादा पॉवर्टी जो है ना वो मतलब लोग लोन लेके ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सोशल ही रीज़न है ना जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रहा है। एक तो ये हुआ, और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
एक सुंदर सा हम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है, अब जैसे किसी के घर में फैमिली प्लानिंग की कमी है, सोसाइटी में हमें दिखता है कि अब किसी घर में 5 बच्चे हैं और किसी घर में 2 ही बच्चे हैं, तो जो 5 बच्चे हैं उनको कम कंपेरेटिवली ऑन एन एवरेज देखो तो कम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या और भी जो है, और 2 वाले को ज़्यादा मिलेंगी, तो वो भी एक इशू है। ठीक है, और हम इसको और अलग एस्पेक्ट दे सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में ना नॉर्म है करप्शन, सोशल प्रैक्टिस काइंड मतलब बन गया है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, देते हैं लेते हैं ऐसा कुछ। देन गवर्नेंस लेवल पे भी देख सकते हैं कि एफिशिएंसीज को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब क्रिमिनल्स को हम भेज रहे हैं टू दी पार्लियामेंट, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते थे और अच्छे पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स बना सकते थे। अब मैम ने क्या किया है, पहला जो है उन्होंने ऐसे एड्रेस किया, सेकेंड पार्ट कैसे एड्रेस किया है कि इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने शो किया है, एंड इसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे हैं। पहला है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक स्फेयर ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। सो मेन है कि हम ये लैक ऑफ जो इनकम है, लैक ऑफ जो जॉब्स हैं या लो इनकम है, उसके लिए ये रीजंस वो दे रही हैं, इसकी वजह से इन इकोनॉमिक रीजंस की वजह से पॉवर्टी है। एंड देन इन्वेस्टमेंट लो है एग्रीकल्चरल, जहाँ पे 43-44% जो इंडिया लेबर फोर्स है ना वर्क करती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो उनका इनकम जो है ना नहीं बढ़ रहा है, स्टैग्नेट हो चुका है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट में टच किया। हम क्या कर सकते हैं इसमें, और हाँ, डायग्राम, दोनों में डायग्राम बनाया, मतलब दोनों डायमेंशंस को टच करते हुए। लो इन्वेस्टमेंट, ये एग्रीकल्चरल वाला हम मतलब यूनिफॉर्मली हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। लो प्रोडक्शन होता है, लो इनकम होता है, एंड पॉवर्टी जो है परसिस्ट करती है, और ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, सो नाउ कम टू द थिंग कि हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में और क्या टच कर सकते थे, कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लो है, कम है, या अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवलेंट है, या इनकम लो है, ये वैसे मैम ने भी किया है। सेकेंड एस्पेक्ट हम ये टच कर सकते हैं कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है ना, खास करके एग्रीकल्चर में। फिर हम ऐसे टच कर सकते हैं कि वी कैन ब्रिंग कि ह्यूमन कैपिटल पे कम खर्चा होता है, और इसी वजह से आपको दिखेगा एजुकेशन मतलब लिटरेसी कम है, या जो एजुकेशन की नीड है, और स्किल मिसमैच, और ये होने की वजह से वीसी की पॉवर्टी जो साइकिल है वो उस ट्रैप में फंसे ही रहते हैं। अब और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की मैम ने बात कर ही दी, मतलब इन चीज़ों को भी हम टच कर सकते हैं। देन मैम ने क्या किया कि उन्होंने फिर वे फॉरवर्ड बना दिया, 10 लैकिंग पॉवर्टी रिक्वायर्स मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी। और पहला उन्होंने टच किया एडिक्वेट एजुकेशन एंड स्किलिंग टू पुअर एंड वल्नरेबल, मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन को लाया एंड स्किलिंग को लाया, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट को वो टच कर रही हैं। दूसरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे ये सोशल एस्पेक्ट को टच कर रही हैं कि कैसे हम एड्रेस करेंगे, तो मतलब एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड वन इज़ क्वालिफाइड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्वालिफाइड का सिंपल मतलब है कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको मिलेगी। तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने वे फॉरवर्ड में लिखे हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है मेरे पास समय है तो इसको और बेहतर कर सकते हैं, ऑल्दो मैम ने बहुत अच्छा लिखा है, बट अगेन हमने ये कंडीशन दिखा दिया, इकोनॉमिक कंडीशन दिखा दिया, सोशल कंडीशन दिखा दिया, 4-5 पॉइंट्स जनरेट कर लिए अच्छे अच्छे। एक एस्पेक्ट जो है इंटरलिंकेजेस का, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, छोटा सा डायमेंशन जो हम बना सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि एक तरफ अगर कोई इकोनॉमिकली सबल भी हो गया ना, अपलिफ्ट भी हो गया ना, तो जस्ट सपोज कि एक दलित मैन है, वो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो गया, अच्छे पैसे कमा रहा है, बट सोशल एक्सक्लूजन की वजह से उसको घर नहीं मिलेगा,
हो सकता है ना हाउसिंग मतलब इश्यूज ऐसे फेस करेगा, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो क्रेडिट लोन वगैरह लेते हैं उसमें भी इश्यूज फेस कर सकते हैं, मल्टीपल है, मतलब सोशल एक्सक्लूजन उनका होता है। आपको पता है घीटो जो वर्ड यूज़ होता है, एक जगह इकट्ठे हो, मतलब कि उनकी छोटी सी कॉलोनी बन जाती है, ऐसा होता है ना। तो हम इस बात को टच करें कि एक एस्पेक्ट अगर टच कर लेंगे इकोनॉमिक वाला तो हम गरीबी को, पॉवर्टी को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि सोशली भी अगर बोल सकते हो कि हाँ, सो जस्ट गिव मी मिनट, इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर दिया, सोशल एक्सक्लूजन है तब भी पॉवर्टी ट्रैप में फंस सकता है। सिमिलरली सोशली एक लिफ्ट अपलिफ्टेड है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकली नहीं होगा, ये तो बेसिक सा है आप लोगों को। कन्वर्सली हम कर सकते हैं इसको कि वो इकोनॉमिकली अपलिफ्टेड नहीं है तो पॉवर्टी ट्रैप में तो वो वैसे फंसेगा ही। तो मैंने यही इंटरलिंकेजेस कर दिया और डिमांड को अच्छे से बता दिया कि देखो कि मैं, आप जो समझाना चाह रहे हो ना कि ठीक है ना, जितना इकोनॉमिकली एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए, उतना सोशली भी है। और एक अगर आउट ऑफ टू एक भी पूरा, मतलब बस एक पूरा करते हैं तो दूसरे की वजह से कोई पॉवर्टी ट्रैप में जा सकता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये इंटरलिंकेजेस मुझे लगा कि हम वैल्यू ऐड कर सकते थे, मुझे लगा, बट मे बी यू नो आप लोग कैसे देखते हो, मुझे ऐसा लगा। एंड देन वे फॉरवर्ड में इंटीग्रेटेड कर दो, ठीक है। क्या इंटीग्रेटेड है कि दोनों सोशल एस्पेक्ट दोनों को टच करते हुए, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ आप सबको पता है, और इसमें आप प्लानिंग कमीशन या बजट वगैरह में कहीं भी मेंशन है रिसेंट बजट में तो उसको यूज़ कर सकते हो। प्लानिंग कमीशन में तो है ही 11th एंड 12th में, ठीक है। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि सोशल सेफ्टी नेट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे MG नरेगा, PDS, ठीक है, वन नेशन वन राशन, ये सारी चीज़ सोशल नेट्स सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैम ने लिखा कि सोशल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन, जो खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, SC STs, वीमेन, एल्डरली पीपल, ठीक है, ट्रांसजेंडर, LGBTQ कम्युनिटी, इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम एक एस्पेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे ऐसा कर सकते हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, ये सब आ जाएंगे। सो और भी आप जोड़ सकते हो, बस मुझे यही समझाना था। एंड देन कंक्लूजन में अगर कोट है किसी का, या मतलब फॉरवर्ड लुकिंग, या हम विकसित भारत अपना जो है अचीव करना चाहते हैं 2047 तक, या अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैम ने इनिशियली यूज़ कर लिया कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट ही नहीं है, बट जो डेप्रीवेशन होता है, जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है किसी के पास, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो सोशल एस्पेक्ट को भी टच कर रहे हैं अपने तरीके से। सो यही है आपका आज का डिस्कशन। जिन्होंने नहीं ब्रेनस्टॉर्म किया है कर लीजिएगा, मैंने ज़्यादा समय लिया मुझे पता है, बट अगेन इम्पॉर्टेंट है आपको समझाना अच्छे से, आपको समझ आए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आर्टिकल्स। सबसे पहला है सेंटर फाइनलाइजेज नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू किक स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तो है ही, ठीक है। इसको देखेंगे, ये एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से है। एंड आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सेकेंड वन इज गवर्नमेंट स्कूल्स अकाउंट फॉर 50, एक नया नेशनल सैंपल सर्वे ने एक सर्वे किया है, ठीक है, 80th है ये, और इसमें पता चला है कि स्टेटस पता चला है कि कितने बच्चे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कितने प्राइवेट में, कितने प्राइवेट ट्यूशन्स ले रहे हैं, वही 4-5 डेटा आपको निकल के आएगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको डेफिनेटली लिख लेना। और जिन बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो उसको, उन लोगों के लिए कहूँगा कि 16 अगस्त का जो मैंने वीडियो डाला है, सॉरी, उसके शुरू के 5 to 10 मिनट्स देख लेना बस। 16 अगस्त का वीडियो जो है करेंटली का हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एंड उसमें मैंने बताया कि कैसे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो करेंटली के जो PDF है उसको यूज़ करते हुए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखकर, ठीक है। तो ये डेटा मेंस के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू पेज नंबर 6 पे है। देन वी हैव जेंडर एंगल टू इंडियाज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज। सो सिंपल है कि बहुत ही सुंदर, एंड हमने जेंडर या कह लो विमेन रिलेटेड इशूज़ को लेकर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, तो उसके लिए बहुत सुंदर डेटा यहाँ निकल के आएगा, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
हिंदू में ही है, एडिटोरियल पेज नंबर 8। देन वी हैव स्प्लैश डाउन प्रोसेस जो आर्टिकल है, हिंदू में ये आया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली साइंस एंड टेक का टॉपिक है और पेज नंबर 10 में आया है, ठीक है। इसको हम देखेंगे क्या होता है स्प्लैश डाउन, गगनयान में कैसे ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट जो इसरो एंड मल्टीपल जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर स्प्लैश डाउन को लेकर कंडक्ट किया था, अभी रिसेंटली 22 या 23 अगस्त को कंडक्ट किया है। एक मतलब स्प्लैश डाउन को लेकर क्या कह सकते हो, मिशन कंडक्ट किया है। मतलब हमें पता चलेगा अच्छे से जब हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। देन वी हैव यूएस बिड्स टू ट्रम्प चाइना इन ट्रक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जियो पॉलिटिक्स का नया अखाड़ा बन चुका है। क्यों? रिसोर्सेज इनके पास बहुत है एंड 2 प्लेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यूएसए एंड ऑलरेडी चाइना। वहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है, खास करके रॉ अर्थ जो एलिमेंट्स या मेटल्स कह लो उसकी वजह से। एंड कॉन्गो ऑलरेडी सिविल वॉर कह सकते हो, काइंड ऑफ सिविल वॉर है। एंड 2 कम्युनिटी के बीच में जो क्लैश है, हुटूज एंड तुत्सीज, हुतू एंड तुत्सी। अब इसको भी हम समझेंगे, M23 रेबेल ग्रुप को भी हम समझेंगे। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन कर रहा है कि अटलांटिक तक बेल्ट एंड रोड चाइना इनिशिएटिव को काउंटर करते हुए जो मिनरल्स हैं उसको अटलांटिक तक पहुंचाने के लिए एक रूट है, लोबिटो आई थिंक लोबिटो है या लोबिटो है, मुझे देखना पड़ेगा, कॉरिडोर है, ठीक है। लोबिटो है, सही था मैं। ओके, सो लेट अस कम टू द फर्स्ट आर्टिकल। सो एनडीए एक नई अथॉरिटी होगी। क्या है एनडीए? जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अनाउंस्ड अ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एंड ये पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए प्रोविजन आया है और इस बॉडी को बनाया गया है। अब एनडीए मैंडेटरी है, पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे देखें तो ये मैंडेटरी है, बनाना था। बट इसको लेकर एग्रीमेंट्स नहीं बन रहे थे। बट जो रिसेंट COP29 हुआ बाकू अजरबैजान में, उसमें जो भी कंटेंटेशंस थे उसको रिजॉल्व कर लिया गया। एंड फाइनली इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी इंडिया। अब देखो अगेन आर्टिकल 6 इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो उसी में ये प्रोवाइड्स करता है कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू कोऑपरेट थ्रू कार्बन मार्केट्स। अब देखो कार्बन मार्केट्स की वजह से इसको बनाया गया है, उसको रेगुलेट कर सके या इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सके, इस पे प्रोजेक्ट्स, किन प्रोजेक्ट्स को देना है आगे हम देखेंगे अच्छे से। एंड अदर मैकेनिज्म्स टू अचीव एमिशन रिडक्शन, ठीक है। एनडीए विल बी 21 मेंबर कमिटी, ध्यान रहे इस पे, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे आगे आने वाले समय के लिए। एंड इसका हेड जो है ना, हेडेड बाय द एनवायरमेंट सेक्रेटरी विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, स्टील मिनिस्ट्री से, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नीति आयोग मिनिस्ट्री से होंगे। ओके, ये देखो। एंड कौन है इसका हेड कौन कर रहा है? सेक्रेटरी जो है एनवायरनमेंट, जो सेक्रेटरी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, ठीक है। अब इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अथॉरिटी की क्या होगी? रिकमेंड करेगा लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स फॉर ट्रेडिंग एमिशन रिडक्शन यूनिट। समझ रहे हो ना, एमिशन जो कार्बन रिडक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग बेसिक चीज़ें समझते होंगे, ठीक है। कायोटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट में बेसिक किस तरह से रिडक्शन हम कम कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्री को और ज़्यादा हेल्प करके, ठीक है। तो यही है, उसी में ये नया मतलब कि अथॉरिटी बनाई गई है ताकि इंडिया में भी वो हो सके, ट्रेडिंग हो सके। और मॉडिफाइंग ओवर द टाइम, मतलब इन्हीं लिस्ट एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करेंगे ये, ठीक है। एंड इवेलुएट करेंगे अप्रूविंग जो NDC है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हर कंट्री के लिए पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है ना, इंडिया का भी है, ये रहा कि रिड्यूस करेंगे GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030, जो कि लेवल होगा 2005 के लेवल के बेसिस पे हम करेंगे। मतलब GDP एमिशन एंड इंटेंसिटी कम करना है बाय 45%, और वो कब? 2030 तक। देन अचीविंग 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। एंड द थर्ड प्लेज जो है NDC के अंदर इंडिया ने लिया है कि 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 जो है बाय 2030 उसको
क्रिएट करना है उसके लिए कार्बन सिंक थ्रू एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाकर। तो यही है पूरा मामला। इसको लेकर ये आप PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो जो 2025 में आया है। तो NDC अब एक अथॉरिटी बनी है, ठीक है। और कहाँ से इसको बल मिला है, किस एग्रीमेंट से, तो आपको पता चल ही गया, पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6। पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 जो है उसमें ये प्रोविजन है कि ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, एंड कार्बन एमिशन की भी उसमें बात की गई है। प्लस साथ में जो है नॉन मॉनेटरी जो तरीका है कार्बन रिडक्शन का, उस पे मैकेनिज्म पे भी बात की गई है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या और भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो यही पूरा है, इस आर्टिकल में समझ आ गया होगा। देन वी हैव गवर्नमेंट स्कूल्स अकाउंट फॉर 55.9% ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स सेज सर्वे। सो सिंपल है, एक सर्वे हुआ है। सर्वे किसने किया है? सर्वे का नाम पहले देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे। और कब किया गया? अप्रैल से जून 2025 के बीच में। एंड ये पार्ट है 80th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अब बताओ कि नेशनल सैंपल सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अब इस सर्वे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे GS2 एजुकेशन के लिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ना 55.9% टोटल इनरोलमेंट्स है, मतलब इंडिया में जितने भी इनरोलमेंट्स हैं उसमें यहाँ गवर्नमेंट स्कूल लीड ले रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन फैक्ट्स बेसिस पे बना देता है। 66% ऑफ स्टूडेंट्स आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन रूरल। अब रूरल में ना ज़्यादा, मतलब 66% है एज कम्पेयर टू अर्बन में। अर्बन में होगा ही ज़्यादा, प्राइवेट स्कूल में जाने के चांसेस ज़्यादा है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स अकाउंट फॉर 31% ऑफ द एनरोलमेंट नेशन वाइड, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नियरली अ थर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट, इस पे हम आएंगे। अक्रॉस द एजुकेशन बोर्ड्स ऑप्ट फॉर प्राइवेट कोचिंग। अब देखो, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें 1/3 कोचिंग भी साथ लेते हैं, जिसमें कि अर्बन इलाके में ज़्यादा है, 30.7% स्टूडेंट्स ले रहे हैं आउट ऑफ जितने भी अर्बन इलाके में बच्चे हैं एनरोल्ड। एंड 25% जो है रूरल एरिया में भी ले रहे हैं। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट ट्यूशन सब ले रहे हैं, ऑल्दो मतलब स्कूल में पढ़ते हुए, ठीक है। और भी डेटा अगर है तो हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 9 टाइम्स मोर स्कूल फीस पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में कंपैरिजन करो तो। ये एक डेटा है, एंड ये आपको दिख रहा होगा कि कंपैरिजन जो है कि गवर्नमेंट स्कूल में कितना खर्चा होता है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाने में, एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में कितना होता है, दैट इज़ 25,000, मतलब 9 टाइम्स है। सॉरी। एंड देन वी हैव ये 1/3 वाला हमने देख लिया। फिर और ध्यान रहे कि ये हाउस होल्ड कंजप्शन को बेसिस मान के ये किया जा रहा है नेशनल सैंपल सर्वे ना, हाउस होल्ड जो खर्चा होता है, ठीक है। देखो, द डेटा फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर फॉर करेंटली इनरोल्ड स्टूडेंट्स इन स्कूल एजुकेशन। अब क्या है कि ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं। एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें 95% जो है ना, स्टूडेंट्स रिलाइड ऑन हाउस होल्ड मेम्बर्स एज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ, मतलब उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं वो 95% मतलब अपने गार्जियन कह सकते हो, पेरेंट्स, उन पे रिलाई कर रहे हैं। और 1.2% बच्चे जो है ना, बाकी 95 के अलावा जो 1.2% हैं वो स्कॉलरशिप्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ट्यूशन फी या जो भी उनके मतलब खर्चे हो रहे हैं वो स्कॉलरशिप्स के थ्रू हो रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको कवर करना है, ठीक है। हाँ, और सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है पूरे एजुकेशन पे, जो खर्चा होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फीस पे होता है, देन स्टेशनरी एंड ऑल अदर थिंग्स कम, ठीक है। यही है। तीसरा हम आर्टिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल से है, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। वुमेन एम्पावरमेंट से इसको कनेक्ट कर सकते हो, सोशल इशूज़ से कर सकते हो। देन GS2 में भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वेलफेयर मेजर्स, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके एस्पेक्ट में इसको देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स तो है ही, खास करके इकोनॉमिक लेवल पे वुमेन के पार्टिसिपेशन बढ़े, उसी
को ध्यान में रख के ये आर्टिकल लिखा गया है। बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी जिसको आप प्रीलिम्स एज वेल एज स्पेशली मेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस सी, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिखेंगे आपको, इंडिया में भी रेलिवेंट एग्जांपल्स दिखेंगी, कैसे विमेन पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि इंडिया जो है अभी डबल मतलब कि कह सकते हो डुअल चैलेंज फेस कर रहा है। पहला तो यूएस ने जो टैरिफ्स लगा रखे हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, यूजुअली इंडिया में 37 to 41% के बीच में लाई करता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से कम है। एंड अगर कंपेयर किया जाए चाइना से, यूएसए से, तो उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। सो अब जो यूएस टैरिफ्स लगे हैं ना, तो उससे और ज़्यादा इस चीज़ पे ख़तरा, मतलब जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में वो और कम होने के चांसेस हैं। अब हम इसी चीज़ को पूरा एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल में। कंटेक्स्ट मिल गया। सो लेट अस सी, इसको हम डेटा वाइज जाते हैं। तो अभी एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करें तो इंडियाज़ इकोनॉमी, अभी हमें पता है इंडिया की इकोनॉमी की वैल्यूएशन इतनी है, एंड वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड जल्द ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, बताओ कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी कौन सी है, जर्मनी है या जापान है? ठीक है, अभी लैंडर वाला भी पूछा था, उसमें भी जर्मनी जापान था, अब इसमें भी आपको मिल गया। सो नेक्स्ट इज यूएस जो प्रपोज करेगा 50% टैरिफ्स, जो 27 अगस्त, आप लोगों को बता दूं कि 7 अगस्त से लागू हो गया 25% टैरिफ, एंड 27 अगस्त से ये 25% टैरिफ और लग गया, जो कि पेनल्टी है इंडिया पे लगाया गया है कि इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया। तो टोटल 50% आज 27 अगस्त है, आज से ही लागू होता है। तो अब टैरिफ 50% इंडिया पे लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसकी वजह से, टैरिफ्स की वजह से 40 बिलियन जो हम ट्रेड करते हैं यूएसए के साथ, खास करके जो हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स में, उस पर खतरा है। एंड देन ये 1% ऑफ द जीबी, नियरली मतलब 1% तक आपको इंडिया का जीडीपी रेट कम कर सकता है, इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एस्पेक्ट जो टच करना है कि हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर, फुटवेयर, इसको ये इम्पैक्ट करेगा। जो एक्सपोर्ट हो रहा है मेनली यहीं से हो रहा है, एंड यहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो अगेन ऑलरेडी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स जो हम सर्वे करते हैं उसमें ऑलरेडी विमेन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लो है। अब इसकी वजह से और ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएस अकाउंट्स 18% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ध्यान रहे। एंड अभी टैरिफ्स लगने की वजह से 50%, 30 to 30% जो हमारा जो प्रोडक्ट उधर बिकेगा ना, उस पर डिसएडवांटेज हो गया है, प्राइस राइज हो जाएगा, टैरिफ लगाना, ये प्रोडक्ट पे देना पड़ेगा 50% एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आते हैं, मतलब ऑल टुगेदर इस आर्टिकल में टैरिफ की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म में देखो, जिसमें फीमेल की जो रेट है बढ़ानी है, फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसी को पूरा एनालाइज किया, एंड कैसे सॉल्यूशंस हम खोज सकते हैं, इस पे बात की गई है। अब देखो कि इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अब ये क्या होता है, 2 टर्म है जो हो सकता है बिगिनर को नहीं समझ आ रहा हो। देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है, ये होता है कि कितने टोटल लेबर फोर्स है एक कंट्री का, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स जो वर्किंग एज होता है 15 to 59 इंडिया में ईयर्स, उनकी टोटल पॉपुलेशन, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं और जितने सीख कर रहे हैं। लेबर फोर्स में कौन कौन है? जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, एंड जो अभी अनएम्प्लॉयड है बट वो भी जॉब सीख कर रहे हैं, तो वो डिवाइडेड बाय टोटल जो लेबर वर्क फोर्स है ना इस एज ग्रुप में, तो इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एंड जब हम स्पेशली वीमेन का देखेंगे, फीमेल का देखेंगे, तो ये लेबर जो टोटल सेम चीज़ें बस फीमेल के लिए, ये कलेक्टिवली हम देख रहे थे मेल फीमेल दोनों के लिए, एंड विमेन के लिए यही है कि लेबर फोर्स जो विमेन की है और इस पूरे एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है उसी को हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन के लिए। ठीक है, सो इंडिया में ये मैंने बताया 37 to 41% के बीच लाई करता है, एंड चाइना में अगर देखो तो 60% है, एंड इवन इंडिया का जो है ना ग्लोबल एवरेज से भी कम है। अब क्लोजिंग द जेंडर गैप कुड बूस्ट जीडीपी, देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे से पता चला कि इंडिया में अगर हम जेंडर गैप को कम कर दे,
उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाए तो 27% जीडीपी ग्रो कर सकता है। और ये जापान का हम एग्जांपल लेंगे, आगे आपको दिखाऊंगा मैं, ये रहा। सो करंट जो बैरियर्स है ना, पॉलिसी इनर्सिया, सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इकोनॉमिक बैरियर्स, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। देन वी हैव डेमोग्राफिक क्रॉस रोड्स। देखो इंडिया जो है ना एक यंग कंट्री है एंड मीन एज 27-28 के बीच में है, ठीक है। एंड 2040 तक 45 तक हमारा पीक आ जाएगा। और ये बहुत मैटर करता है कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया नियरिंग पीक डेमोग्राफिक डिविडेंड, वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सीड्स डिपेंडेंट्स अंटिल, मतलब इसका यही वर्क है कि वर्किंग एज ज़्यादा है डिपेंडेंट से। रिस्क क्या है कि लाइक इटली एंड ग्रीस में जैसे हुआ कि वेयर लो फीमेल जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कॉज्ड लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन। अब साउथ सदर्न जो यूरोप है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वो हमारे यहाँ भी अभी दिख रहा है, तो हमें ऐसा नहीं होना है इटली और ग्रीस के तरह एग्जाम्पल। और सो नो और नेवर मोमेंट है इंडिया के लिए। बैरियर्स क्या है विमेन पार्टिसिपेशन में, तो रूरल अर्बन, पहले रूरल देख लेते हैं कि मोस्टली अनपेड जॉब करती हैं, लो प्रोडक्टिविटी, फैमिली वर्क में मतलब कि इंटल्ज रहती हैं। देन अर्बन में हम देखते हैं कि स्टैग्नेशन ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, अनरिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ सैनिटेशन, क्रशिंग अनपेड केयर बर्डन, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर है। एंड दीज फैक्टर्स पुश वुमेन आउट ऑफ स्कूल्स एंड जॉब्स, ठीक है। अब ग्लोबल रिलेशंस लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा इस आर्टिकल का, कि यूएस ने कैसे चेंज किया, चाइना ने कैसे बदलाव किया, जापान एंड द नीदरलैंड्स ने कैसे चेंज किया। सो लेट अस सी, यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ही चेंजेस लाए थे एंड कैसे, तो इक्वल पे उन्होंने वुमेन के लिए रखा एंड चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ रखी। चाइना ने कैसे किया, खास करके पोस्ट 1978 रिफॉर्म जो था, तो उसमें 60% मतलब इस रेट तक पहुंच गया। इंडिया में अभी हम 41% हाईएस्ट है, 0.7%। सो तो कैसे, तो स्टेट बैक्ड केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। केयर का मतलब है कि जो बच्चा होता है उसका ध्यान रखना, उसके लिए भी जहाँ वर्क करें ना कुछ फैसिलिटीज़, ठीक है। जापान ने रेज किया 63% टू 70% एंड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जापान, बूस्टिंग जीडीपी पर कैपिटा बाय 4%। देखो यही जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा लिया 4% तक। एंड द नीदरलैंड्स पार्ट टाइम वर्क विथ इक्वल बेनिफिट्स, यहाँ पे नीदरलैंड में ना एक इंडिया के लिए खास करके सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको मेंशन किया गया है कि इंडियन नीड्स जो है पार्ट टाइम वर्क विथ इक्वल बेनिफिट्स वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिया भी इस ऑप्शन को देख सकता है। अब इंडिया में भी अच्छे एग्जाम्पल्स है, जैसे कर्नाटका का शक्ति स्कीम है जो फ्री बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। तो उसमें खास करके जो रूरल इलाके में है ना, इसमें देखा गया कि 40% इम्प्रूवमेंट आई है। जो राइडरशिप है, वुमेन राइडरशिप बढ़ी एंड उसका सीधा असर दिखेगा लॉन्ग टर्म में जॉब्स पे, एजुकेशन पे एंड ऑटोनॉमी पे, ठीक है। देन वी हैव अर्बन कंपनी, एक गिग कंपनी है वहाँ, उसमें क्या है कि 15,000 वीमेन जो है काम करती है एंड 18,000 से 25,000 पर मंथ उनको दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये जो सैलरी दी जाती है, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड स्किलिंग, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। देन वी हैव वन मोर ऑप्शन, वन मोर एग्जाम्पल, राजस्थान से इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या है कि जॉब जो क्रिएट किया जा रहा है उसमें 65% जॉब है ना वीमेन के लिए किया जा रहा है, खास करके घर के आसपास के इलाके में सैनिटेशन, केयर, ग्रीन वर्क, ये सारी चीज़ों में के थ्रू जॉब दिया जा रहा है वीमेन को, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि गिग एंड पार्ट टाइम वर्क को मतलब फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है विथ लेबर कोड्स एंड प्रोटेक्शन। फिर मतलब सिक्योरिटी कह सकते हो, प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, जेंडर फोकस स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स एंड रीडायरेक्ट स्पेंडिंग विथ कैश ट्रांसफर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे हमें बढ़ना चाहिए। अभी हम कैश देने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली में अनाउंस किया गया था या बहुत सारे स्टेट में। तो इट इज़ बेटर कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे पैसे खर्च करें, लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा दिखेगा। ये आपका आज का मेंस का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब आंसर लिख सकते हो। देन वी हैव व्हाट इज एयर ड्रॉप टेस्ट कंडक्टेड बाय इसरो। सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। वी आर प्लानिंग कि हम लोग ना गगनयान भेजेंगे, हमारे 3 से 4 एस्ट्रोनट्स वो जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में फॉर 3 to 4 days स्टे करेंगे 400 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उसको ले जाएगी LVM-3 रॉकेट, ठीक है। और ये रॉकेट वहाँ मतलब कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये अर्थ को रिवॉल्व करेगी एंड देन फिर वापस री इंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब जब
वो लोग वापस आएंगे इस प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है स्प्लैश डाउन। क्या होता है स्प्लैश डाउन, हम इसको समझेंगे कि वो सेफली जो गए हैं ना हमारे लोग, वो सेफली वापस आए। तो उसके लिए जो है ना, इसरो ने अभी कंडक्ट किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसको बोलते हैं IADT-1 ऑफ द गगनयान मिशन टू वैलिडेट द पैराशूट सिस्टम फॉर क्रू मॉडल रिकवरी आफ्टर री एंट्री। ठीक है। सो स्प्लैश डाउन होता क्या है? स्प्लैश डाउन इज द प्रोसेस ऑफ सेफली लैंडिंग ऑफ ए स्पेस कैप्सूल इन द ओशियन और सी आफ्टर री एंट्री। मतलब जब अर्थ सरफेस से आते हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट से वापस री एंट्री करेंगे ना, तो सेफली जो है, जो कैप्सूल है स्पेस कैप्सूल, वो जो है ना सेफली लैंड करे। अब देखो वो ज़मीन पे करेगी ना, तो इम्पैक्ट बहुत मतलब कि डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इसके लिए ना वाटर को चूज़ किया गया है, मतलब कि ओशियन। ठीक है। सो वाटर बॉडीज आर यूज एज अ नेचुरल कुशन रिड्यूसिंग लैंडिंग इम्पैक्ट फॉलोड बाय द नेवल रिकवरी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। तो स्प्लैश डाउन में वाटर पे वो कैप्सूल गिराया जाता है। ठीक है। सो प्रोसेस क्या होता है स्प्लैश डाउन का, ये देखते हैं। तो री एंट्री जो है, कैप्सूल री एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड पे आता है वो। मतलब कि रॉकेट से वो बाहर, मतलब कि निकल गया है, उसको मतलब वो जॉइंट था ना, जुड़ा हुआ था, उसको रिलीज, मतलब सेपरेट कर दिया गया है। उस एक प्रोसेस है। ठीक है। अब वो इस कैप्सूल जो है ना, अब कैसे उसको धीरे धीरे करके डी एक्सेलरेशन के थ्रू नीचे लाया जाएगा, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो कैप्सूल री एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड, इतने स्पीड पे 7 to 8 किलोमीटर। हीट सील्ड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट। देखो हीट भी इशू है, मतलब कि इतने स्पीड से आओगे तो। लेकिन इस तरह से कैप्सूल का डिजाइनर कि हीट को वो हीट से, मतलब ऐसे जलते नहीं है वो, कैप्सूल को नहीं होता है कुछ, एब्जॉर्ब कर लेता है। देन एटमॉस्फेरिक ड्रैग, इनिशियल स्लोइंग हैपेंस नेचुरली ड्यू टू फ्रिक्शन विथ एयर। वैसे तो स्लो होगा ही क्योंकि एयर है, लेकिन फिर पैरासूट्स, मल्टीपल पैरासूट्स को यूज किया जाता है स्क्रू को स्लो करने के लिए। स्मॉल पैरासूट, जिसको ड्रॉग पैरासूट कहते हैं, डिप्लाई टू स्टेबलाइज द कैप्सूल। देन वी हैव मेन पैरासूट यूज किया जाता है, जो कि लार्ज पैरासूट ओपन सिक्वेंसली रिड्यूसिंग स्पीड टू 8 टू मतलब इस स्पीड पे ला देता है। ठीक है। देन वी हैव स्प्लैश डाउन, जो है ना, कैप्सूल डिसेंड्स स्टेडीली एंड लैंड्स इन द सी, वाटर कुशंस द इम्पैक्ट। ठीक है। एंड फिर रिकवरी जो है नेवल कोस्ट गार्ड जो है कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आप समझ गए होंगे कि कैसे उनको सेफली लैंड कराया जाए उस क्रू जो है, स्पेस क्रू कैप्सूल है। ठीक है। अब क्या है कि 24 अगस्त को इसरो ने कंडक्ट किया, एंड डम्मी था जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर को 3 किलोमीटर हाइट पे ले जाया गया, और उस हेलीकॉप्टर से 5 टन का जो क्रू मॉडल है उसको गिराया गया। एंड पर्पस क्या है कि टेस्ट वेदर पैरासूट कुड ब्रिंग द कैप्सूल डाउन सेफली फॉर स्प्लैश डाउन। यही है पर्पस, समझ ही गए होंगे। सो बहुत हद तक इसमें सफलता मिली, और एजेंसी जो इन्वॉल्व थी, इंडियन एयरफोर्स, DRDO एंड इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। अब जो है ना, प्लानिटरी मिशन जैसे होता है ना, कि जैसे प्लैनेट पे हमने भेज दिया चंद्रयान जो 3 गया मून पे। ठीक है। प्लैनेट हो, सैटेलाइट्स हो, नेचुरल, तो वो इजी है। बट जब ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाता है ना स्पेस फ्लाइट में, तो हम ना रिस्क नहीं ले सकते। तो मल्टीपल अभी जो है ना ऐसे मिशंस या ऐसे टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अभी पहले जो टेस्ट किया गया था, टेस्ट व्हीकल TVD-1 इन अक्टूबर 2023, जो कंडक्ट हो चुका है। अभी और भी टेस्ट होने हैं। देन आप लोगों को पता है कि फिर जो है गगनयान 1, जिसमें वायुमित्र एक रोबोट को भेजा जाएगा जो अनमेंड होगा बट रोबोट रहेगा। देन हम लोग ह्यूमन जो है स्पेस फ्लाइट ऐसा भेजेंगे। ठीक है। बट इस चीज़ का ना, इस ऐसे टेस्ट का बहुत लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट है। एक तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम 2035 में एस्टैब्लिश करने वाले हैं स्पेस में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। एंड देन वी हैव लूनर लैंडिंग की भी हमने प्लान कर रही है 2040 में। तो इन सारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है। कि लैंडिंग हो सेफली, जो एस्ट्रोनट्स हमारे जा रहे हैं स्पेस स्टेशन में रुक रहे हैं। ठीक है। फिर वो धरती पे आएंगे वापस। सुनीता विलियम्स वाले केस में भी स्प्लैश डाउन हमने बहुत न्यूज़ पढ़ा था। देन अभी जो शुभांशु शुक्ला सर हैं, वो वापस आए एक्सियोम 4 में, तो स्प्लैश डाउन कॉन्सेप्ट आया था। तो UPSC प्रीलिम्स से आपको हो सकता है कि इस टर्म पे क्वेश्चन आ जाए। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट आर्टिकल है, और ये हमारे प्रीलिम्स के लिए मेनली मैप लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट पहले मैं बता देता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स
क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? देखो कॉन्गो ये कंट्री रहा, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविंस हैं, ये नॉर्थ किवू है जो रवांडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये रहा रवांडा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। देन वी हैव साउथ किवू, ये पूरा रीजन है किवू का, नॉर्थ साउथ। देन है कटांगा रीजन, ये साउथ ईस्ट डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। देखो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, सूडान के साथ, युगांडा के साथ, ये कंट्री बुरुंडी है। एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रवांडा एंड डीआरसी के बीच में जो रिलेशन रही है हिस्टोरिकली, उससे क्या पूरे इस कंट्री के रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन अदर जो स्टेक होल्डर्स, यूएसए इसमें आ रहा है, एंड यहीं से एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर निकलेगा, लोबिटो कॉरिडोर, उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले जो डीआरसी है, डीआरसी एक बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है जहाँ पे आपको रेयर अर्थ मेटल्स एंड जैसे है कि वी हैव एग्जांपल्स कोबाल्ट, कोबाल्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा यहीं प्रोड्यूस होता है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2023, ठीक है। कॉपर, लिथियम और भी जो यूरेनियम, गोल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अब रिसोर्सेज बहुत हैं बट ये बहुत गरीब कंट्री है, मतलब दुनिया के टॉप जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ में इसको काउंट किया जाता है। अब क्या है ना कि पहले के जो यूएस प्रेसिडेंट थे वो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे डीआरसी में जो रिसोर्सेज हैं, बट अब जो है ना यूएस के जो नए प्रेसिडेंट अभी आए हैं सेकेंड टर्म में, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड चाइना की यहाँ पे मोनोपोली है, चाइना यहाँ पे बहुत सारे माइंस में जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और मतलब कि डीआरसी में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना ही हैंडल करता है, तो यूएस इसकी वजह से भी। एंड रेयर अर्थ मेटल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको पता ही है। बट ये कंट्री जो है ना, इसमें इशूज़ हैं एक तरह का, ये सिविल वॉर में भी फंसा हुआ है कंट्री। M23 रेबल ग्रुप है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ, ये न्यूज़ में हमेशा रहता है। तो देखो रवांडा कंट्री का नाम लिया, ये रहा रवांडा, नहीं इतना सा ही, इतना सा ही है, ठीक है, छोटा सा कंट्री है। अब इन दो कंट्री में ना, कोंगो और रवांडा में और इवन युगांडा में, दो इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका तुत्सीज एंड देन हुतू, मतलब मेनी हुतू फाइटर्स, अच्छा ये बात पे आएंगे। ये दो ग्रुप हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अब रवांडा में ना मेजॉरिटी जो है वो जस्ट गिव मी मिनट, ये दो नाम ऐसे ना कंफ्यूजन हो जाता है। यस, सो तुत्सी जो है ना माइनॉरिटी है, यहां से ये है पूरा तुत्सी माइनॉरिटी है। इवन बीइंग अ माइनॉरिटी, यहाँ पे तुत्सी ही रूल करते आ रहे हैं, और जो हुतू है वो मेजॉरिटी है। कहाँ? रवांडा में। ध्यान से सुनना। अब क्या होता है ना, 1994 में माइनॉरिटी मेजोरिटी को रूल कर रहा था, तो एक जेनोसाइड हुआ, और बहुत ही गंदा जेनोसाइड हुआ। 8 लाख तुत्सी कौन है? माइनॉरिटी ग्रुप, उसको मार दिया गया। अब वो लोग ना भाग गए, मतलब बहुत सारे तुत्सी जो है ना भाग गए जो नेबरिंग कंट्रीज है, और वो कहाँ आ गए? ये ईस्टर्न कोंगो में, ठीक है। लेकिन अगेन तुत्सी ही अभी गवर्नमेंट को रवांडा में कंट्रोल करी, इवन माइनॉरिटी है, उनके अगेंस्ट जेनोसाइड हुआ, बट फिर भी कंट्रोल वही कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट तुत्सी जो ट्राइबल ग्रुप है उसी के लीडर हैं। अब क्या होता है ना कि जेनोसाइड हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। अब आपको और आगे का कंटेक्स्ट बताता हूँ। अब देखो तुत्सी सारे आगे, मैक्सिमम तुत्सीज इधर आ गए जेनोसाइड की वजह से, और यहाँ पे पहले से ही तुतु जो है कम्युनिटी ठीक ठाक नंबर में है। तो इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, खास करके जो ईस्टर्न प्रोविंस है, किवू प्रोविंस है। तो इसी को देखते हुए एक जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था दो मिलिटेंट्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, तो एक रेबल ग्रुप बना M23, जो कि तुत्सी जो ग्रुप है, तुत्सी ग्रुप जो है, जो रवांडा की गवर्नमेंट को संभालती है, जो रवांडा में माइनॉरिटी है, एंड वो भाग गए। तो उन्होंने टू डीआरसी वही कंट्रोल, मतलब रवांडा गवर्नमेंट को वही कंट्रोल करिए। तो वो आगे उन्होंने एक ग्रुप बनाया जो कि हुतूस जो उनके ऊपर अटैक करेंगे ना इन ईस्टर्न डीआरसी, वहाँ पे उनके अगेंस्ट ये रिटेलिएट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो अब
अभी क्या है ना कि रवांडा गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया है, डीआरसी गवर्नमेंट ने भी, एंड इवन यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है कि रवांडा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस मिलिटेंट ग्रुप को जो कि M23 है, एंड ये अभी स्थापित है किधर, ईस्टर्न कोंगो में, एंड बहुत सारे रीजन्स जो है ना ईस्टर्न कोंगो का इसने कंट्रोल कर रखा है, नॉर्थ कीवू खास करके। ओके, अब यहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन इनकी वजह से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो यूएसए क्या सोच रहा है कि दे आर थिंकिंग कि जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन है ना, काटांगा, यहाँ पे वो आके मिनरल जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इसके लिए यूएसए लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉरिडोर बना रहा है जो BRI को काउंटर करे। ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज लोबिटो अटलांटिक रेलवे है जो कि US एंड EU दोनों मिलके बना रहा है। एंड देखो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ये रहा जाम्बिया, अंगोला, ठीक है, एंड ये DRC रहा। मुझे ये इमेज इंक्लूड करना चाहिए था। सो DRC के थ्रू देखो अटलांटिक तक पहुंचा जा रहा है। छोड़ो ये। सो इसके थ्रू ही ये रिसोर्स रिच कंट्रीज है ना, खास करके DRC के जो रेयर अर्थ मेटल्स है, इसको पहुंचाया जाएगा अटलांटिक, एंड देन फिर इस यहाँ से USA एंड यूरोप जाएगी। तो यही है पूरा मामला। आपको अब समझ आ गया होगा, लोकेशन समझ आ गया होगा, जो इशू है रवांडा में और DRC में वो भी समझ आ गया होगा, एंड आगे का जियो पॉलिटिक्स इसकी वजह से कितना जटिल होने वाला है अफ्रीका में। एंड अफ्रीका हैज़ बीन, खास करके जो नदर्न सेंट्रल अफ्रीका है, वो UPSC का फेवरेट रहा है, तो इसको थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई मीन ये क्वेश्चंस है, आप इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं कल। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंटेंट रीच लग रहा है, और आपको ऐसा करंट अफेयर्स इनिशिएटिव लग रहा है जिससे आपकी करंट अफेयर्स तो जो है नीड्स फुलफिल हो ही रही है, साथ साथ वैल्यू एडिशन करना भी मैं सिखाता हूँ, कैसे मेंस इनरिचमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स तो है ही, देखा आपने 2-3 ऐसे आर्टिकल्स थे जिसको हमने प्रीलिम्स पर्पज से कवर किया। NDA अथॉरिटी था, देन वी हैव जो स्प्लैश डाउन है उसको देखा हमने, देन फिर कॉन्गो को देखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो इशू है, एंड जो मिनरल्स अवेलेबल है उधर। तो ये हुआ, एंड मेंस पर्सपेक्टिव से हमने 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे जिनके डेटा और ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला है जो एजुकेशन वाला सर्वे किया है नेशनल सैंपल सर्वे के अंदर, एंड सेकेंड वन वाज जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो कि वहाँ पे इनरिचमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको दिख रहे हैं। देन इंडिया में भी जो मॉडल्स है वो दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट डेटा मुझे दिख रहा है, जो रेलिवेंट डेटा, करेंट डेटा है वो मिल रहा है। इसको जब मैं अपने पॉइंट सब्सटेंशिएशन के लिए या अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लिखने के लिए इन डेटा या बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकता हूँ, तो ये भी आप सीख रहे हो। फिर वी हैव सेपरेट सेक्शन टॉपर कॉपी से वो डायमेंशन सिखा रहा हूँ, टॉपर्स कैसे लिखते हैं उसको भी हम एनालाइज कर रहे हैं। देन वी हैव कोड सेक्शन, मतलब कि वन ऑफ द, मुझे लगता है इतना पैकेज वो भी फ्री इनिशिएटिव, आई मीन बहुत कम ही ऐसा इनिशिएटिव होगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी बहुत लंबा जाना है। तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सबको समृद्धि दे भगवान गणेश भगवान, एंड सब अपने लाइफ में जो ड्रीम्स हैं वो अचीव करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल। बाय, टेक केयर।